बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत अहम तरीन दोराहे पर है। मामला कहाँ अटका हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब हकीकी लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च लेकर चौथे रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। आज उन्होंने गुजरांवाला के करीब खिताब करते हुए बताया कि देर लग रही है, 8 से 9 रोज़ लग जाएंगे इस्लामाबाद पहुँचने में। याद रहे कि इसी बीच फिर इस्लामाबाद में पार्लिमान का इजलास भी जारी होगा और नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में एक अहम मेहमान सऊदी अरब से पाकिस्तान आया चाहते हैं। इत्तला और शुनीद ये है कि उससे पहले सियासी मामलात किसी हद तक बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तस्दीक कर रहे हैं मुख्तलिफ हल्के, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों जो हमसे प्रोग्राम में मुखातिब थे हफ्ते के रोज़ खुसूसी नुक्ता नज़र के एपिसोड में, जो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। खान साहब के कुर्ब जवार में जो हम रहनुमा हैं वो भी दबे लफ्ज़ों में इसका इजहार कर रहे हैं, लेकिन फिर जो खान साहब का लबो लहजा है उससे अलबत्ता कुछ तासुर और मिलता है। तो आज इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उनका लबो लहजा, बैकडोर में जो मुज़ाकरात की ख़बरें हैं उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर अफसोसनाक ख़बर कल जो मिली, हमारी सहाफ़ी दोस्त कोलीग हमारी सदफ़ नईम चैनल 5 से वाबस्ता, वो कंटेनर से गिर कर जहाँ भाग हुई हैं। उनके लिए ऐलानात तो किए गए हैं, लेकिन ये एक बड़ी नागहानी मौत है उनकी, जिस पर हर आंख पुरनम है। अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र होगा, उनकी शहादत, उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बना दिया गया है, 30 रोज़ में रिपोर्ट मुरतब करेगा। और फिर इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान साहब के मामला भी ज़ेर बहस आएंगे। आज वज़ीर आज़म भी मुखातिब थे, उन्होंने किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। सर-ए-दस बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च से, उनकी गुफ्तगू से और मुज़ाकरात की ख़बरों से। शामी साहब, इससे पहले कि तफसील से अहाता करें मुज़ाकरात के बारे में जो इत्तलात मौसूल होती हैं उनका जायज़ा लें और आप उसका पोस्टमार्टम करें, मैं चाहता हूँ खान साहब का एक ताज़ा फरमान है जो इनकलाब और खून रेज़ी के ख़दशात पर मबनी, उनका जो वो ट्वीट भी और बयान भी है, वो आपको अगर हम दिखा दें। उन्होंने ये कहा है कि इनकलाब और खून रेज़ी के ख़दशात हैं, मैं 6 माह से ये नोट कर रहा हूँ। या तो सॉफ्ट इनकलाब आएगा बैलेट के ज़रिए, नहीं तो पुरखून रेज़ी होगी, और तब्दीली यानी इनकलाब जो है बस वो दस्तक दे रहा है जी, तबाही जो है जितनी भी होनी है हो जाए। तो ये जो आज ट्वीट किया है उन्होंने, ये तो एक यानी किसी पूरे एतमाद शख्स का ट्वीट नहीं लगता। फिर आपको क्या लगता है? और ये तो एक इसमें कुछ झंझलाहट है और अबहाम है, और लगता यह है कि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे जो उन्होंने सोचा होगा कि जिस तरीक़े से उनका मार्च आगे बढ़ेगा और उस तरीक़े से उन पर दरवाजे खुलते चले जाएंगे और लोग घबरा कर फिर उनसे रजू करेंगे। तो मेरा ख्याल वो तवक्को पूरी नहीं हो रही अभी तक। उन्होंने अपने जो मार्च को ज़रा सुस्त भी कर दिया है। उनका ख्याल ये है कि ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं इस्लामाबाद पहुंचते हुए। ज़्यादा दिन की जो तावील है ना, उसमें एक और राय भी है। वो राय ये है कि इस बीच जो इंगेजमेंट है उससे खातिर खा नताइज मकसूद हैं, ताकि इस बीच में कोई खद खाल वाज़े हो जाए जो मुज़ाकरात की कहानियाँ सुनने में हो रही हैं। लेकिन जो उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ हैं पढ़ के सुना देता हूँ कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर, साथ उन्होंने वीडियो पोस्ट कर रखी है 27 सेकंड की। मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेज़ी के ज़रिए तबाह कुन? तो जो खून रेज़ी के ज़रिए अगर होगा तो फिर खान साहब कहाँ खड़े होंगे? वो तो फिर जब खून रेज़ी होती है और शर की ताकतें जो हैं वो अनलीश होती हैं, खुल जाती हैं, तो फिर तो पता नहीं कौन कहाँ पहुँचेगा और किस तरह उसके साथ मामला होगा। ये पाकिस्तान एक दस्तूरी मुमलकत है, इसके अदारे मजबूत अदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले अदारे। बाकी जो मुंतखब अदारे हैं वो तो अपनी जगह है ना, इंतज़ामिया अपनी जगह सही। लेकिन बुनियादी बात यह है किसी भी जगह अनारकी पैदा नहीं होती जब तक के दफाई अदारे कमज़ोर ना हो। ये बहुत बड़ा फ़र्क है उन ममालिक में पाकिस्तान में। हाँ जी, इमाम खुमैनी का जो इनकलाब आया था ना, उसमें फ़ौज में बगावत हो गई थी। और अफ्रीकी ममालिक में भी जब हम आए रोज़ ख़बरें सुनते हैं तो वहाँ ये इदारों की कमज़ोरी की वजह बनती है। आज तक तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि जब क्योस पैदा करने में कामयाबी नज़र आई
اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے, گتم گتا ہو گئے, تو پھر تیسری قوت آئی, تو پھر جو آرگنائزڈ طاقت تھی نا اب اس کو آنا پڑا. اس نے آ کے معاملات کو سنبھال لیا اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. ابھی بھی آپ کو کچھ چاپ یا آہٹ سنائی دیتی؟ آپ سنیں نا, یعنی ایک تو یہ صورت ہے, اگر ہماری دفاعی ادارے جو ہیں وہ بھی نظر ہو جائیں اور ان کے اندر بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے یا بغاوت ہو جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے جس خدشے کا اظہار کر رہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن ایسی صورت بظاہر دکھائی تو نہیں اور دیتی نا شامی صاحب. اگر یہ خدا نخواستہ صورت ہوگی تو خان صاحب کے ہاتھ ہوں گے نہیں ہوں گے, دھڑ کہاں ہوگا, سر کہاں ہوگا, کون کہاں ہوگا, اور تاریخ میں کہاں کھڑے اور ہوں. تاریخ میں کہاں کھڑے ہوں گے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایسی صورت ہے نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, پاکستان کے ہاں جو اداروں کا استحکام یا ان کی اپنا وجود ہے یا ان کا نظم ہے وہ بدستور اپنی جگہ قائم ہے. الحمدللہ اس وقت دیکھیے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے, تعریف بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اپنے دستور اور اپنی فوج کے اوپر کھڑی ہے. بنیاد دستور کے مطابق, یعنی جو تبدیلی کا راستہ ہے وہ انتخاب سے ہوتا ہے اور فوج اس کی حفاظت کرنے کے لیے چوکس اور تیار ہے. طالبان کا دیکھا ہم نے ایک دفعہ, یعنی ہمارے دوست تو کہنے لگے تھے نا کہ اسلام آباد جی 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 پہ قبضہ ہو جائے گا, پہنچے چاہتے ہیں, اور پورے پاکستان میں ایک خوف و ہراس تھا. کس طرح کے حملے ہو رہے تھے, کس طرح کے تاوان طلب کیے لیکن پھر اس پہ قابو پایا, بتھیلیات اس پہ قابو تو پایا. جانوں خون دے کر, جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردی اس درجے کی اس پہ قابو پایا. تو آج ہماری قوم اور ہماری فوج, میں نہیں سمجھتا اس کے ہوتے ہوئے یہ جو خان صاحب نے یہ بات کی ہے یہ کیوں کی ہے. ان کو غور کرنا چاہیے تھا, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ کہنا غالب نے کہا ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے. لیکن جو ان کا یہ بیان ہے, ٹویٹ, یہ سوالیہ نشان پہ ختم ہو رہا ہے. وہ کوئی اس کا خدشہ ظاہر نہیں کر رہے یا دھمکی نہیں دے رہے. یہ بھی ایک, یہ جو ٹویٹس ہیں نا وہ گرامر سے نہیں پڑھے جاتے. کاہے سے پڑھے جاتے ہیں؟ ان کے اپنے مفہوم سے پڑھے جاتے, جو میسج کنوے ہو رہا ہے. وہ تو آپ نے کر دی بات, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا, خان صاحب از نون فار دیز ورڈکٹس, کہ وہ ایسے اشارے یا ایسے بیانات یا ایسے ریٹرک بیس بیانات دیتے ہیں جس کا مقصد صرف خون کو گرمانا ہوتا ہے, بیک ڈراپ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یہ جو اس کی خونی انقلاب, ابھی تو فیصل وابڈہ بات کر رہے تھے, مجھے لاشیں نظر آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب گفتگو کرتے, آج تو شیخ صاحب کچھ اور ہی کہہ رہے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب خون خرابہ ہوگا. یہ بات کہنی, یہ تمنا کرنی کہ تباہی ہو جائے گی, خون خرابہ ہوگا, تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں نا, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر انقلاب آنا ہے تو ان کے خلاف آنا ہے. صحیح. شیخ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب نے بھی ایک دفعہ ان کے نام سے منسوب ایک عرضی سامنے آئی تھی کہ مجھے فلاں نمبر سے کالیں آ رہی ہیں, آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے. آج البتہ پنڈی میں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے, آپ نے جو ان کا ذکر کیا تو میں نے کہا ناظرین کو اطلاع دے دوں. آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب سے حکومت سے میں نکلا ہوں اس دن سے لے کے آج تک مجھے نہ کوئی فون آیا ہے نہ کوئی دھمکی ہے, تو میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا. تو وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی عموماً شکایت پی ٹی آئی کی آپ کرتے ہیں. یہ جو اظہار خیال ہے یا یہ جو بیانیہ ہے, اس پر جو مملکت کے عدالتی ادارے ہیں, جو انتظامی ادارے ہیں, اب ان کو ایک چیلنج درپیش ہو گیا. کس پہ غور ان کو اسرٹ کرنا ہوگا اور ایک تحکم جو ہے ریاست کا اسے قائم رکھنا. یہ بہت اہم بات آپ نے کر دی ہے. اگر وہ چونکہ چنانچے لگے رہے تو پھر یہ بات کوسچن مارک سے ہٹ کے سجابی میں بھی آ سکتی ہے نا. قوم ان سب لوگوں کو اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے پالتی ہے, پوستی ہے. اس لیے نہیں پالتی کہ تاریخ پہ تاریخ دے دی آتی رہے اور تاریخ پہ تاریخ پڑھتی رہے. جو آپ نے کہا پیسے سے, خون کے پسینے سے پالتی ہے نا, خان صاحب کہتے ہیں چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتا. ایسے چوکیدار کو کہو میں تمہیں حفاظت کی تنخواہ دے رہا ہوں, تم نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہو؟ چوکیدار نے گھر کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی, کسی انڈیویجول کی نہیں کرنی, کسی انڈیویجول کی حفاظت نہیں کرنی ہے, یا ان کی خواہشات کی نہیں. یہ تو سارا نیریٹو ہی غلط ہے نا. چوکیدار کا کام ہے گھر کی حفاظت کرنا,
चौकीदार का ये काम नहीं है कि घर वालों को एक नुक्कड़ में बंद करके और हमसाए को कब्जा करा देना। ये तो हो गया एक पैरेलल शामी साहब। इसकी दूसरी साइड पे जो चीज़ें हैं ना, वो मुज़ाकरात की शुनीद हैं, मुज़ाकरात की इत्तलात हैं, चाहे वो परवेज़ लाइफ साहब से हमारी तफसीली नशिस्त हो, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। और नाज़रीन को हम ये वाज़े कर दें कि ये शामी साहब ने उनसे दरख्वास्त की थी कि जनाब कुछ वक्त दीजिए, आपसे हम बैठ के बात करना चाहते हैं, एक अरसे से उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने फिर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो गुफ्तगू की है उसका खुलासा भी आपके यहाँ से हम सुनेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मौजू को बदलते हुए कि चौधरी साहब के यहाँ से भी मुज़ाकरात की बात हो रही है, खान साहब भी आरिफ अलवी साहब का नाम ले रहे हैं, इसके अलावा शहबाज गिल साहब से मनसूब बयान भी आया, असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी आई। और आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हम इससे पहले जो 2 अदवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के, जो सदर आरिफ अलवी के तवस्सुस हुए, उसकी खबर भी दे चुके। अब ताज़ा खबर भी आपको दे रहे हैं कि पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान भी अहम रवाबत उस्तवार हुए, अहम शख्सियात के बीच मुलाकातों की इत्तला आई। और ख़ान साहब का मसला सरदस ये सामने आया कि उनको कोई लैक ऑफ ट्रस्ट की शिकायत है, उसका जवाब उन्हें इलेक्शंस में कामयाबी से भी मिल रहा है और दिया जा रहा है। और दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स ली जा रही हैं। खान साहब के ऊपर भी किसी को एतमाद नहीं है। वो क्यों? ट्रस्ट डेफिसिट दो तरफा है। वो जो पहला लॉन्ग मार्च कर दिया था नहीं, उनको मई वाला, उन्होंने तब भी तो एग्रीमेंट हो चुका था ना। को शहबाज शरीफ साहब ये बात मान चुके थे कि वो असम्बलियां तहलील कर देंगे, इंतखाबात हो जाएंगे। खान साहब ने अपनी टौर बनाने के लिए ऐलान कर दिया लॉन्ग मार्च का। उनका ख्याल था इसके दबाव में जब ये ऐलान होगा तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि अब मैंने असेंबली नहीं तोड़नी और ना इलेक्शन का। हालांकि वो तय कर चुके थे, तय कर चुके। ये मेरी सुनीद यही है। ये नहीं, आप भी यही कह रहे हैं और भी लोग लिख रहे हैं और हमारी भी इत्तला यही है। और उन्होंने, खान साहब ने अपनी टौर बनाने के चक्कर में वो अपने हाथ से वो मौका गवा दिया। और आज वो जिस तरीके से, जितना वो गुस्से में आएंगे, जितना वो धमकाएंगे, जितना वो आंखें निकालेंगे, उतना उनकी मंजिल दूर होती जाएगी। देखिए फिर आज कल बल्कि उन्होंने गुफ्तगू की थी लाहौर के सीनियर सहाफ़ी सलीम शेख साहब, उनसे डायलॉग की बात भी की। आरिफ अलवी साहब का नाम उन्होंने खुद लिया और तस्दीक की उन तमाम खबरों की जो हमारे यहाँ बिलखुसूस नुक्ता नज़र में सदर आरिफ अलवी से मनसूब बयान होती रही। देखिए क्या कह रहे थे कल आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर आरिफ अलवी से हमारी मुलाकात भी हो चुकी, 2 दफ़ा मिला उनसे। वो इसमें सरगर्म भी हैं, किरदार अदा भी कर रहे हैं। ये बात इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं सदर आरिफ अलवी को ये कहूँगा कि वो इसमें फ़ाल किरदार अदा करे। उसके बाद उन्होंने ये बात कन्वे की। मेरी गुजारिश ये है कि आप इलेक्शन हासिल नहीं कर सकते जब तक आप लचक नहीं दिखाएंगे, बैठेंगे नहीं। वगरना हुकूमत ने अपनी मुद्दत कम करनी है ना, मुद्दत कम जो है धौंस से नहीं होगी। यही एक बुनियादी फ़र्क है जो 25 मई के हंगाम भी नहीं रखा गया और अब भी शायद उसमें कसर बाकी रखी जा रही है। अब वगरना डायलॉग की, गुफ्तगू शुनीद की बातों में तस्दीक है, देखिए हमारी तो आरज़ू है, बिल्कुल हमारी आरज़ू है कि ऐसा हो जाए। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे थे ना। उससे पहले एक अर्ज़ कर दूँ, एक बड़ी टेक्नोक्रेट टाइप की एक शख्सियत है, बड़ी मारूफ मुल्क की, उनका ज़ाहिर बात नाम नहीं ले सकता, तिब के शोबे से बड़ा गहरा ताल्लुक़, खान साहब के बहुत करीबी वो शख्सियत हैं। उन्होंने मुझे कल तस्दीक की इस बात की कि ये जो खान साहब वापस फिर आए थे, जिसका वो ख़ुद इनकार भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी मुलाकात एक अहम हुई है जिसमें ये पेशरफ सामने आई कि मिल बैठ कर कुछ खिद्दोखाल वाज़े किए जाएँ मुतालबात के, लेन देन की, और फिर पार्लिमान का रुख किसी हद तक किया जाए। ये कोई मुख्तसर सा खाका खींचा गया, लेकिन अभी तक इसमें मसला ये है कि किसी एक या दो फरीकैन का ये प्रॉब्लम नहीं रहा। पीडीएम को भी फिर ऑन बोर्ड रखना होगा, उनकी रजामंदी भी ज़रूरत होगी। तो अभी टाई इस बात पे है कि जो फार्मूला छोटा सा निकला है, वो फार्मूला क्या तमाम फरीकैन को काबिल कबूल है या नहीं। देखिए क्या होता है, देखिए एक बुनियादी बात, खान साहब जितने खुरम एजेंसी से भी जीती है, खुरम से, हाँ जी खुरम से, हाँ जी 20,000 और हारने वाले ने कुछ 10-12 हज़ार वोट लिए हैं, बड़ा मार्जिन था। उन्होंने जितनी नशिस्तें जीती हैं ना, वो 2018 के इंतखाबात में भी जीत चुके हैं। सारी नशिस्तें उनकी अपनी नशिस्तें थी, पीटीआई की। आप इंतहाई मकबूलियत के अयाम में भी ना किसी जमात के पास 100% वोट नहीं आता।
नहीं, कहीं भी नहीं आता, मेजॉरिटी होती है ना सर, मेजॉरिटी होती है ना, मेजॉरिटी होती जो सीटों की मेजॉरिटी होती है। बाज़ औक़ात आपके पास सिंपल यानी आप वोटों की मेजॉरिटी भी नहीं होती। 2018 के इंतखाबात में पीटीआई के 32% वोट थे जी, मजमुआ जो आप बताते होते हैं, बिल्कुल, उनके लेकिन मुखालिफों सीटें के ज्यादा पास थी ना। 68% वोट थे। जमहूरियत एक दूसरे को तस्लीम करने का नाम है। अभी जो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है ना, हमारे दोस्त परवेज रशीद साहब, उन्होंने कहा ये इवनिंग वॉक है। अच्छा, तो फिर घबराए क्यों है? कोई बुराई नहीं, कहाँ क्यों घबराए? नहीं? कंटेनर पे कंटेनर धरा हुआ है, अदालतों का रुख घबराहट कर तो रहे नहीं हैं। हर रोज़ आप देखते हैं वज़रा की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हैं। अगर बड़ा नॉर्मल सा लॉन्ग मार्च है तो आसानी से अपना काम करें, लिफ्ट ही ना करवाएं। बात यह है कि वो जो लॉन्ग मार्च है ना, वो तो उठता है, चलता है, सोता है, फिर उठता है, बेदार होता है। मामूल की सरगर्मियां भी तो सर अंजाम दे रही है शामी साहब। ये लॉन्ग मार्च भी तारीख का अनोखा नहीं लॉन्ग सर, मार्च। कोई मामूल की सरगर्मियों का जो- मार्जिन देना, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बंदा बशर है सर। लॉन्ग मार्च जो है मौजूद तुंग ने कैसे किया था? वो तो सर खूनी और इनकलाबी था। लॉन्ग मार्च तो फिर ऐसे ही ना, ऐसे थोड़ी आते अच्छा, हैं आपने इनकलाब। चॉइस साहब का जिक्र किया, मैं जरा उनका बयान सुनाना चाह रहा हूँ जो हमारे यानी आप लॉन्ग मार्च जो है वो चहलकदमी से थोड़ी आता है। सर तकाजे जदीद हो चुकी हैं ना, डायनामिक्स बदल चुकी नहीं, हैं। कुछ भी नहीं अब जरूरी थोड़ी है कि आप पैदल वॉक करें इस्लामाबाद के ना लिए। तुम बदले, अब ना आप दिल कंटेनर बदला। पे बैठ सकते हैं, 3G 4G भी यूज कर सकते हैं। और ना तुम बदले, ना दिल बदला, ना दिल की आरज़ू बदली। मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर लूं? बस ये एतबार का ही मसला पड़ा हुआ। देखिए चॉइस साहब अलबत्ता क्या कह रहे हैं, वो बड़े पुरुमीद हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम में मुखातिब थे चौधरी परवेज़ लाई साहब। बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो इस कमेटी के जरिए किए नहीं, वो खान साहब नहीं उस कमेटी को जानते, ना उनसे बात होगी। किससे बात करेंगे फिर? जिससे हो रही है, हो रही है, जिससे इन्होंने भी की है। अच्छा। जिसके बाद इन्होंने भी वहीं रुजू करना है। जिथे गल मुकनी है ना उत्थे गल हो। फिर यही नहीं सर, चॉइस साहब ने अपने एक ट्वीट में भी इस बात की तस्दीक की है। वो कहते हैं लॉन्ग मार्च हो तो बैकडोर मुज़ाकरात भी होते हैं, अब भी हो रहे हैं। वो तो लॉन्ग मार्च हुआ था ना एक, कौन सा? अदलिया बहाली का। जी जी, तो गुजरांवाला ही पहुंचे तो गुजरांवाला पहुंचे थे, तो किसका फोन आया था? कियानी साहब का, यानी साहब का, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का, चौधरी एतजाज़ एहसन और नवाज शरीफ साहब। नवाज साहब को। और वहाँ इंतजार कर रहे थे इस्लामाबाद में इमरान खान, और सटपटा के रह गए थे वो। फूलों के हार लिए लोग इंतजार कर रहे थे। इसलिए ये तो फिर मामला तो वहीं से होना है ना। चलिए अब इसकी एक और तस्दीक, एक और गवाही, फिर अपनी खबर भी साथ जारी रखेंगे। शहबाज गिल साहब से लियाकत अंसारी साहब ने बात की है, चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, बड़े सीनियर रहनुमा। देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, मुज़ाकरात में लगता है कि कभी मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा होती है, कभी डेडलॉक पैदा होता है। इमरान खान शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं और वो आपसे तैयार नहीं, फिर कौन हल निकालेगा? देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो जैसे वो फिल्म के अंदर एक वक्फा होता है ना, इंटरवल, तो वो तो बेचारे वक्फे वाले वज़ीर आज़म हैं। तो वो अपने आप को कई दफ़ा सही वज़ीर आज़म समझना शुरू हो जाते हैं। वो वक्फे के दौरान सिनेमा के अंदर आपको पता ना लोग डिफरेंट किस्म की अशिया खुर्दनोश बेचते हैं। तो शहबाज शरीफ का वो वाला टाइम चल रहा है वक्फे का, लेकिन जैसे ही दोबारा सही फिल्म पर्दे पर आई तो शहबाज शरीफ बेचारा फिर गायब हो जाएगा। इसलिए वो खुशफहमी में मुब्तला हैं। उनसे किसी ने क्या मुज़ाकरात करने हैं, उनके पल्ले तो कुछ नहीं है। तो उनसे ना कभी मुज़ाकरात हुए हैं, ना होने हैं, ना कभी होंगे। तो फिर किस तरफ आप देख रहे हैं मुज़ाकरात जो इस मसले का हल निकालेगा? जब दो पार्टीज में डेडलॉक हो तो फिर तीसरा फ्रीक मैदान में आता है। देखिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात होनी है। इस्टेब्लिशमेंट ने ही इस मसले को हल करना है, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं इस टाइम हुक्मरान, ये तो ना आ सकते थे, ना यहाँ रह सकते हैं, ना इनके पल्ले कुछ है। तो इनसे मुज़ाकरात करके तो नए इंतखाबात नहीं हो सकते। तो नए इंतखाबात का फैसला। लेकिन अब चौधरी परवेज़ लाई साहब भी ये बात कर रहे हैं, खान साहब सदर आरिफ अलवी के जरिए बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा भी दिया जाता है, फिर उनसे बात भी की जाती है, उनसे मुलाकातें भी की जाती हैं। कल जब तक शहबाज शरीफ के दस्तखत नहीं होंगे उस वक्त तक कोई डील नहीं हो सकेगी। ये तो हरफ़े आखिर वाली बात है, उन्होंने करना, अथॉरिटी उनके पास है। अगर वो नहीं मानेंगे कुछ नहीं हो सकेगा। ये अभी मैंने असद उमर साहब को देखा। असद उमर बड़े भले आदमी समझता हूँ मैं उनको, पढ़े लिख के। कहते हैं अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, उसका नहीं कुछ बिगड़ेगा। तहरीक इंसाफ क्या नेपाल की जमात है? अब मुझे बताइए, या युगांडा की? अंदाजा लगाया, अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा
तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं होगा? वही मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना फिर इनसे। आप ये बताइए। मेरे ख्याल वो जज्बात में फर्क है, जज्बात गिल का साहब जो मामला हैं, उन्होंने तो अल्लाह बात, ताला इनको कुछ गौर करने की सलाहियत गिल अता साहब तो फरमाए। अच्छी बात कर रहे हैं, गिल साहब तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से ही बात हुई है। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो नाफिज कर दे फैसले को। बज़ाहिर नहीं है ना, इंगेज तो कर सकते हैं ना। उसके लिए पर आपको आना पड़ेगा, टैंक लेके आना पड़ेगा। नहीं, उसके बगैर भी तो हमारी तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ही बिठाती रही है ना सर। टैंकों के बगैर कोई मामला नहीं हो सका। टैंकों की उम्मीद अभी नहीं है सर। तो जब टैंक नहीं आएंगे नहीं है सर। तो शहबाज शरीफ डट के खड़ा हो जाए, कोशिश मौलाना फजलुर रहमान डट के खड़े हो जाए, कोशिश हमारे कुछ सियासतदानों आसिफ अली जरदारी डट के खड़े हो जाएं, को हम नहीं मानते, हमारे सीने में से टैंक गुजार लो। अर्ज़ तो ये ये बात बड़ी बेहुदा बात है कि आप एक सियासतदान होके अहले सियासत को तस्लीम ना करें, उनको फरीक ना माने और इधर उधर झांके। उम्दा नुक्ता है। मसला यह है कि कई सियासतदानों की और कुछ अनासर की ये ख्वाहिश तो ज़रूर है कि वो चाप वो आहट वो सोने बूटों की और टैंकों की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश ज़रूर और कोशिश भी है। आज देखिए अब खान साहब ने क्या कहा था शहबाज शरीफ के हवाले से कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। वो ये कह रहे हैं जी तुम्हारे पास है क्या, उनसे बात कर रहा हूँ जिनको मिलने के लिए और जिनसे बात करने के लिए आप गाड़ी की डिग्गी में मुबैना तौर पर जाया करते। ये इजाजुल हक साहब ने उसमें माजरत भी की थी। एक प्रोग्राम में ये गुफ्तगू की माजरत की थी उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने माजरत की, अपने अल्फाज वापस ले लिए थे। उसने कहा इनमें सदाकत नहीं है। तो मकबूल इस्तारे हैं ना जो लॉन्ग मार्च के हंगाम पर ही रहनुमा दोहराते भाई हैं सर। बड़ी सीधी बात है, क्या जो वजीर आजम पाकिस्तान है ना, उसके पास इख्तियार है, उसकी मर्जी के बगैर फैसला नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए, काश ऐसा जब तक दस्तूर मौजूद है। काश ऐसा ही हो कि वज़ीर आज़म इतने बाख्तियार हो। हाँ, ऐसा आप रिडिकुल ना करें वजीर नहीं, मैं कब कर रहा हूँ? वजीर आजम के पास आपके वज़ीर आज़म कहते हैं खान साहब वज़ारत उज़्मा से हटे हैं, क्या कहते हैं बाहर वो खुद खान साहब कह रहे हैं ना, ठीक, शहबाज शरीफ साहब खुद भी ये इतराफ़ बात तो करते हैं। सुन लेना यार, जब तक दस्तूर मौजूद है अथॉरिटी वही है, उसे पामाल कर देंगे तो फिर देखेंगे। एक ब्रेक ले और लेते अभी हैं, तो वो देखें, एक ब्रेक ले लूं। हमारे सराजुल हक साहब कह रहे हैं, उनका जिक्र करता हूं मैं ब्रेक के, चल पहले कर लें, अभी वक्त असल में ब्रेक का आ चुका है। सराजुल हक साहब वक्त कह रहे हैं ब्रेक। उन्होंने यूथ कन्वेंशन किया है भाई, मैं उनकी बात कर रहा मीनारे पाकिस्तान पर हूं। वोट नहीं लेते, हजारों लोग इकट्ठे किए हैं, वोट कहाँ है? हजारों नौजवान, वोट कहाँ है? वोट खान साहब को हाथ तक आप वोट नजर आते हैं आपको? तो और क्या वो कहते हैं मैं कश्मीर आजाद कराऊंगा, मैं सूद को मईशत से निकालूंगा, यही मैं आफिया सदीकी इस को पे वापस तफसील से लाऊंगा। बात कर लेते हैं सर एक ब्रेक के बाद, क्योंकि वो अपडेट्स आनी होती हैं। तो एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं। बड़ा दिलचस्प नुक्ता शामी साहब ने उठाया। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की और मुज़ाकरात की, फिर जो बयानात दिए जा रहे हैं और जो ताख़ीर पैदा हो रही है। खान साहब तो कहते हैं जी 8 से 9 रोज़ लगेंगे, रश पड़ा है, मजमा बड़ा है, लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि ये एक दानिस्ता ताख़ीर है। मकसद जो पेशरफ्त हुई मिल बैठने की, उसके नतीजे में कुछ सर्टेनिटी का हुसूल है। और आप जिक्र करते जमात इस्लामी के उस इज्तिमा का जो मीनार पाकिस्तान में हुआ, शायर ने क्या इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सराजुल हक साहब ने मुल्क भर से अपने नौजवान इकट्ठे किए, हजारों की तादाद में, बहुत बड़ा इज्तिमा, और कहा है उन्होंने कि हम ही मुल्क का निज़ाम चला सकते हैं, हम ही ने खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया है। तो निज़ाम चलाने के लिए तो सर इक़्तिदार में आना लाजिम है, इसीलिए ना, उसके लिए वोट लेने लाजिम है। हाँ, तो वो इसलिए कहा है वो वोट लेंगे ना, वोट तो फिर घटते बढ़ते रहते हैं ना। कुरम में तो हार लेकिन अगर आप, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। बात यह है कि किसी एक जगह रुकता नहीं है मामला। तो अगर आप खान साहब को भी यही पैगाम मैं दे रहा हूँ ना, कि आप अगर मुल्क भर से या सूबे भर से या अपने हामी इकट्ठे कर लें और वो आएँ और जाएँ, आएँ और जाएँ, और आप समझें कि जनाब इनकलाब आने वाला है, तो ये आप
अपने आप को धोखा ना दें। नहीं, वो कहते हैं असल जो मुज्तमे होगा ना इनकलाब या मार्च, वो इस्लामाबाद होगा। प्रैक्टिस ये है कि आप लोग जहमत ना करें। देखें, चलिए आगे चलते हैं सर। वो मुझे अपने सदफ नईम साहिबा का जिक्र करना है। सदफ नईम जो है बहुत बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट बच्ची थी। मेहनती सहाफ़ी सर, 14 साल 40 से साल 12 की उम्र में बड़ा इंतकाल कर गई, अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट। कंटेनर के नीचे आ गई। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। अपनी कमिटमेंट के साथ उसके एक बेटा और बेटी दोनों जी 20 साल का बेटा है, 17 साल की यूनिवर्सिटी बेटी में है पढ़ रहे हैं जी। और उसके हस्बैंड जो है वो भी कैमरा मैन है, तो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची थी बच्चों के लिए, ख़ानदान अल्लाह के लिए। ताला उसकी ये कबूल फरमाए कुर्बानी। भाई कमिटमेंट और जज्बा जो है ना, वो ही फिर उसमें इस तरह के मकामात भी आते हैं। लेकिन सर माज़रत के साथ दो मामलात पर तवज्जो दिलानी है। एक तो जो नज़्म ज़ब्त होता है ऐसे रश वाले कारवान का, उसमें जो गार्ड्स हैं या इंतज़ामिया है, उसको ज़रा खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। हो नहीं सकता वो। और दूसरा मसला ये है कि हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और जो इदारे हैं इन सहाफ़ी दोस्तों के, उनको भी इनकी टेक केयर करनी चाहिए। गो के वज़ीर आला पंजाब साहब ने भी उन्होंने उनके लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान में 50 लाख रुपए का इंतजाम। हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें और ये जो है, देखिए हमारी जो तहरीक इंसाफ है, उनको भी उनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। कोई अपना कुछ क्षति उनकी मिल जाए, उनको फराम हो जाए। और इस पे कंट्रोवर्सी भी जनरेट करने की पॉलिटिकल कोशिश हुई। नहीं, उन्होंने, उसके शौहर ने कहा कि मैं इस मामले को परसू नहीं करना चाहता, ये एक हादसा था, इसमें उसको आगे क्या कुरेद पड़ताल की जाए। वो अपने जोशो जज्बे में खान साहब से बात करना चाहती थी, कंटेनर पर चढ़ना चाहती थी, वो चढ़ नहीं पाई, हाथ स्लिप कर गया या किसी ने उसको धक्का दे दिया। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और बस इसके सिवा हम क्या करते हैं। अच्छा सर, अरशद शरीफ साहब शहीद का जिक्र भी करना है। आपकी जो शरीफ वाक़या का ना उस कमीशन पे कायम हो गया ना, जी उसमें अब्दुल शुकूर पराचा साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी क़यादत में, और एक एडिशनल आईजी पुलिस होंगी और एक आईबी का, 30 रोज़ में ये करेंगे। और जो हमारी तहकीकाती कमेटी थी वो कीनिया नैरोबी पहुँच के, जो खुरम और वक़ार दो शख्सियत जिनके साथ अरशद साहब ठहरे या उनके साथ जो ताल्लुक़ था, उनसे पूछ पड़ताल हो रही है। आपको याद होगा हमने कीनियन सहाफ़ी को भी फ़ोन पर लिया था प्रोग्राम में। आज उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि टीम ने सबसे पहले उन दोनों शख्सियात के साथ मुलाकात की है, उनका इंटरव्यू किया या इन्वेस्टिगेट किया है। अब उनकी फाइंडिंग्स भी देखने वाली होंगी कि वो क्या बताते हैं। देखिए, इंतज़ार करें, नताइज का इंतज़ार करें। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है। अच्छा जी, आज शहबाज शरीफ साहब मुखातिब थे सर, इन्होंने कल चीन भी जा रहे हैं जी, जा रहे हैं 600 अरब रुपए के साथ दावत पे। इलेक्शन जो हुआ है ना, नई टर्म उनकी शुरू हो रही है, तीसरी बार वो सदर होंगे। पहले मेरा ख्याल हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो जाएंगे वहाँ दौरे पे। तो चीन के साथ बहुत से मामला तय करने हैं। चीन का जो कर्ज है वो वाजिबुल अदा है, उसको रीशेड्यूल हो जाए, कुछ आगे मनसूबाबंदी हो जाए, और उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। आज किसानों के लिए भी उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। जी वो है जी, 600 अरब रुपए का पैकेज है। इसमें ये कह रहे हैं 1800 अरब कर्जे दिए जाएंगे, डीएपी खाद की कीमत में कमी है, और दही नौजवानों के लिए 50 अरब के कर्जे रखे गए हैं। कुछ ताजर हजरात ने फ़ोन किया इस पैकेज के बाद कि जो ट्रैक्टर की और मशीनरी जो है ज़री, उसमें आप बता रहे हैं कि आप 15% पे मंगवा सकते हैं, और जो पुरानी है उसकी पुर्जे 35% पे मंगवा सकते हैं। तो कह रहे थे ये शर्त ख़त्म की जाए, उसमें भी नरमी दी जाए कि 35% के एवज़ आप जो मंगवाने की बात करें वो उससे तो वो नकारा हो जाएगा। नहीं, हुकूमत को कुछ पड़ा, कुछ देगी हुकूमत ना, तो कुछ लेगी ना लोगों से, ये भी मसला है ना। एक वैसे बात है, जब खान साहब की भी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तो उन्होंने भी बड़े इनकलाबी पैकेज का ऐलान किया था। बस कहीं ऐसा ना हो, हुकूमत तो हाथ से निकल गई ना, सियासत आ गई, सियासत हाथ में आ गई, कहीं हुकूमत निकल गई। और ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना, अब मरियम औरंगजेब, वो दिन रात यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मीडिया के लोग आ रहे हैं, नहीं वो जलसे पे जलसा हो रहा है, बड़े सारे मुतहर्रक तो हैं। अब पता ही देखे जो अल्लाह को मंजूर है, कल मजीद जी वही होगा, कल मंजूर है खुदा। कल मजीद इत्तलात, मजीद मालूमात और मजीद तबसरों के साथ आएंगी। अभी एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।